जय हिंद साथी, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 9। ये बच्चे यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं। तो 9वां प्रश्न है, कह रहा है करा दिए हुए सदिश वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी बराबर माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। ए बच्चे समझिएगा ध्यान से, अनुदिश मतलब होता है उसी के दिशा में, उसी के दिशा में मतलब साइन सेम होना चाहिए। और किसका मात्रक सदिश ए प्लस, तो पहले तो हम क्या करेंगे ए प्लस बी निकालेंगे यानी जोड़ेंगे। तो यहां समझिएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करेंगे। तो यहां समझिए हम लोग डायरेक्ट जोड़ देते हैं। यहाँ 2i कैप है, यहाँ माइनस आई कैप है, तो 2i में से एक आई घट जाएगा तो बचेगा i। और यहाँ समझिए माइनस j है और प्लस k है, घट करके हो जाएगा 0। अरे वही j कट जाएगा ना, माइनस j, अच्छा माइनस j प्लस। और यहाँ 2k में से एक k घटा तो कितना बचा, प्लस का k। अब इसी के दिशा में हमको मात्रक सदिश निकालना है, यानी वेक्टर a प्लस वेक्टर b का कैप, ठीक, a प्लस b का कैप यानी वेक्टर नहीं रहेगा, a प्लस b का हमको कहाँ निकालना है, कैप यानी यूनिट वेक्टर मतलब उसका कैप। तो हम पढ़े हुए हैं, तो जाएगा यहाँ समझिए उसमें आवश्यकता होती है वेक्टर a की। जैसे देखो हमने पढ़ा है a कैप बराबर वेक्टर a प्लस अपान मापांक वेक्टर a। तो यहाँ समझिएगा यानी जिसका निकालना चाहते उसका वेक्टर चाहिए और उसका मापांक चाहिए। उसका वेक्टर तो यानी a प्लस बी का निकालना चाहते तो a प्लस बी का हमारे पास वेक्टर है और उसका मापांक चाहिए तो मापांक भी निकाल लेते हैं। तो हो जाएगा अंडर रूट में होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी i का गुणांक x होता है और j का गुणांक y होता है और k का गुणांक z। यहाँ समझिएगा यहाँ पर y तो है नहीं, क्या क्या है कुल मिलाकर यही है। तो 1 का स्क्वायर और फिर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 निकाल देंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2। मात्रक, अब इसका हमको चाहिए यूनिट वेक्टर, तो निकाल देंगे a प्लस बी का कैप बराबर, a प्लस बी का कैप बराबर यहाँ हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपान मापांक वेक्टर a प्लस वेक्टर b। सबकी वैल्यू रखते हैं। ये वेक्टर हमारे पास है i कैप प्लस k कैप अपान, इसका मान कितना है अंडर रूट 2। अब इसको अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा a प्लस बी का कैप बराबर यहाँ 1 तो 1 अपान अंडर रूट 2 आई कैप प्लस 1 अपान अंडर रूट 2 के कैप। और ये हो गया हमारा a प्लस बी का यूनिट वेक्टर जो उसी के डायरेक्शन में है और क्या है मात्रक से, यानी इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आ जाएगा 1। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझते हैं। तो 10वें नंबर प्रश्न की बात करें बच्चे, तो करा सदिश 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिणाम 8 इकाई हो। ये बच्चे समझिएगा हमें दे रहा है, अगर मान लेते हमको दिया वेक्टर a, तो वेक्टर a बराबर हमको दे रहा है, मान लेते हैं कितना 5i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ए बच्चे समझिएगा ध्यान से, इसमें क्या कह रहा है और कैसे बढ़िया है, कह रहा है कि इसी के दिशा में हमको एक सदिश चाहिए और जिसका यूनिट वेक्टर मतलब सॉरी जिसका अगर हम मात्रक सदिश मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो 8 आए, यानी इसी के डायरेक्शन में हमको एक क्या चाहिए, वेक्टर चाहिए और जिसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो कितना आना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो समझिएगा ध्यान से कि हम
मैग्नीट्यूड चाहे 1 चाहे 10 चाहे 20 चाहे कुछ भी चाहे, तो हम पहले निकालेंगे यूनिट वेक्टर, क्योंकि हम जानते हैं यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, उस 1 में हम 8 से गुणा कर देंगे। जो हमारा यूनिट वेक्टर आएगा, यूनिट वेक्टर में हम 8 से गुणा कर देंगे, तो हमारा ऐसा वेक्टर मिलेगा जो इसी के डायरेक्शन में होगा, और उसका अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो 8 आएगा। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर। एक का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए इसका मापांक चाहिए, तो मापांक वेक्टर ए बराबर अगर हम बात करें तो अंडर रूट में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 5 का स्क्वायर फिर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो यहां समझिएगा ये हमारा बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25, और ये 1 और ये 2 दूना 4, कितना हो जाएगा? 25 4 29 1 30। ये हो गया हमारा कुल मिलाकर के 30। हमको चाहिए क्या? ए का एफ, अच्छा अंडर रूट पर। यहां समझिएगा 6 5 30 वर्गमूल निकाल कटेगा, नहीं कटेगा, 2 3 नहीं कटेगा। चलिए यहां हो जाएगा ए का एफ बराबर हमारा वेक्टर ए अपान मापांक वेक्टर ए। तो निकाल देंगे बच्चे, ए का एफ हमारा आएगा, चलिए वेक्टर ए तो हमको पता है, कितना दिया है वेक्टर ए? 5 आई का एफ माइनस जे का एफ प्लस 2 के का एफ अपान अंडर रूट 30। अब इसको हम अलग अलग कर देते हैं बच्चे, तो हो जाएगा, समझिएगा ध्यान से, 5 आई का एफ 5 अपान अंडर रूट 3 आई का एफ माइनस 1 अपान अंडर रूट 30 जे का एफ प्लस 2 अपान अंडर रूट 30 के का एफ। तो ये तो हमने यूनिट वेक्टर निकाला। हमको एक ऐसा वेक्टर चाहिए था जिसका अगर हम बात करें जो इसी के डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 8। तो हम मान लेते हैं वो वेक्टर क्या है? वेक्टर कोई मान लेते हैं, हमने मान लिया वेक्टर m वगैरह या b वगैरह मान लेते हैं, माना वो वेक्टर क्या है? b है। अब इसे हम क्या करते हैं? 8 से गुणा कर देते हैं। तो सब में 8 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40 बटे अंडर रूट 3 उधरी करें 30 आई, यहाँ 8 बटे अंडर रूट 30 जे का एफ, और यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16 बटे अंडर रूट 30 के का एफ। ये हमको एक ऐसा वेक्टर मिला जो हमारे इसी वेक्टर के डायरेक्शन में है, क्योंकि देखिए साइन से वही चीज है, तो इसी वेक्टर के डायरेक्शन में है। साथ ही साथ अगर इसका हम मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 समझते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें बच्चे, तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, करा कि दर्शाइए कि सदिश 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप और माइनस 4i कैप प्लस 6j कैप माइनस 8k कैप संरेख हैं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, जो पहला सदिश है उसको मान लेते हैं वेक्टर ए। तो वेक्टर ए बराबर हमको दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और अगर हम बात करें वेक्टर बी हमको दिया है माइनस 4i कैफ प्लस 6j कैफ माइनस 8a कैफ। करा कि दिखाइए कि ये दोनों संरेख हैं। तो संरेख का वैसे हमने परिभाषा पढ़ा था कि यदि, ठीक है, यदि पैरेलल हो, लेकिन यहाँ पर पैरेलल वाली बात नहीं है। संरेख का और एक नियम समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे संरेख का एक नियम ये भी होता है कि अगर हम बात करें जो हमारा वेक्टर बी है, यानी कोई भी एक वेक्टर, चाहे पहला वाला वेक्टर चाहे दूसरा वाला वेक्टर, मान लेते हैं हमारा जो वेक्टर बी है, अगर ये लेमडा वेक्टर ए के बराबर हो जाता है, ठीक है, यानी ये जो हमारा बी है वो ए के बराबर हो जाए अंदर वेक्टर के फॉर्म में, बाहर गुणांक के फॉर्म यानी अदिश कुछ भी रहे, तो वो हमारा क्या हो जाता है? संरेख हो जाता है। ठीक, जैसे फिर ऐसे हो जाए कि वेक्टर ए बराबर
लेमडा वेक्टर v, तब पर भी ये क्या हो जाएगा संरेख। यानी अंदर जो है वो सेम होने चाहिए, बाहर कुछ भी कोएफिशिएंट हो कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से अगर बच्चे हम b से बनाना चाहें तो देखो ध्यान से, यहां पर हम वेक्टर b वाले में -2 कॉमन कर लेते हैं, तो -2 हमने कॉमन किया, माइनस से भाग करेंगे तो हो जाएगा +2i कैप, फिर माइनस से भाग करेंगे प्लस तो हो जाएगा -3j कैप, फिर माइनस से भाग करेंगे तो हो जाएगा +2 चौक 8k कैप। अब अगर हम देखें तो सेम हमारा वेक्टर a बन गया ये, तो ये हमारा हो गया लेमडा वेक्टर b बराबर इसको -2 वेक्टर a। ये देखो वेक्टर b बराबर लेमडा वेक्टर a के फॉर्म में आ गया। अतः वेक्टर a और b, वेक्टर b संरेख है। चलिए हो गया। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 समझते हैं। यदि 12 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो 12 नंबर कह रहा सदिश i कैप +2j कैप +3k कैप के दिक कोसाइन ज्ञात कीजिए। इन डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन के बारे में जो है वो हमने 10.1 में ही डिस्कस किया था। पहले मान लेते हैं इसको, वेक्टर a है, दिया है i कैप +2j कैप +3k कैप। ये बच्चे हमने आपको जब डायरेक्शन कोसाइन बताया था तब बताया था कि डायरेक्शन कोसाइन को हम LMN भी लिखते हैं, कास अल्फा बीटा गामा भी लिखते हैं। ठीक है, तो यहां समझ, हमने वहां पर एक फार्मूला निबंध किया था, L बराबर क्या होता था x/r, x/r जहां r हुआ करता था √ में x² + y² + z²। इसको मैं लिख सकता हूं x/√ में x² + y² + z²। इसलिए हमने आपको पहले बता दिया है कि यहां समझिएगा ध्यान से, वेक्टर कैलकुलस में इतने कॉन्सेप्ट हैं कि अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो कंफ्यूज होते रहिए, लगा नहीं पाएंगे पैसा के। सरल है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको एकदम याद रहना चाहिए तभी। ये बच्चे यहाँ x कितना है 1, और यहाँ हो जाएगा √ में 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, हो जाएगा 1 1 के 1, 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, 9 4 13, 1 14। L बराबर हमारा बन जाएगा 1/√14। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम निकालेंगे बच्चे m बराबर हो जाता है y/√में x² + y² + z²। m बराबर हो जाएगा हमारा, ये बच्चे y का काम यहाँ कितना कर रहा है 2, तो जाएगा 2 अपान, बाकी इसको अभी हमने तो निकाला ही कितना √14, तो जाएगा 2 अपान √14। ठीक, इसी प्रकार से हम निकालेंगे n बराबर हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर z अपान √ में x² + y² + z²। यदि हम बात करें तो ये बच्चे z कितना है 3, और बाकी इसको अभी हमने निकाला ही 3/√14। ये हमारा हो गया दिक डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन। ठीक, डायरेक्शन कोसाइन, दिक कोसाइन, दिक कोसाइन हमारा जो है वो क्या है, दिक कोसाइन बराबर एक था हमारा 1/√14, फिर 2/√14 और 3/√14, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट होता है। ठीक, अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। चले अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 13 समझते हैं। ये बच्चे यदि हम 13 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कहा जा रहा है कि बिंदुओं 1, 2, -3 यानी ए हमारा दिया है, एवं b -1, -2 1 को मिलाने वाले एवं a से b की तरफ दिष्ट सदिश की डायरेक्शन कोसाइन ज्ञात कीजिए। तो पहली बात तो हमें क्या करना है, इसका जो है समझिए ध्यान से,
पहले इसका हमको दिक कोसाइन ज्ञात करना है, लेकिन हमारे पास दिक कोसाइन हम तब निकाल सकते हैं जब हमारे पास कोई एक वेक्टर होगा। तो सबसे पहले हम इसको वेक्टर बनाएंगे। वेक्टर बनाना हम जानते हैं कि अगर कोई दो बिंदु दिया हो तो दो बिंदुओं की मदद से हम वेक्टर बना सकते हैं। होता है x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप और z2 माइनस z1 k कैप। तो बन जाएगा हमारा वेक्टर AB बराबर x2 माइनस x1, तो -1 i कैप, फिर प्लस y2 माइनस y1 -2 j कैप, प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 3 k कैप। तो यहां बन जाएगा हमारा वेक्टर ए बी, जो जाएगा -2i कैप, और ये भी जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस -4 j कैप प्लस 4 k कैप। ठीक, अब अगर हम बात करें बच्चे, तो आए बच्चे समझिएगा, अगर इसका हमको डायरेक्शन कोसाइन निकालना है तो होता है L अपान x अपान मापांक r। अब मापांक r होता क्या है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, यहां से हम मापांक निकाल ही लेते हैं इसका। मान लेते हैं इसका मापांक भी आ रही है या कुछ भी मानो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मापांक निकालेंगे तो हो जाएगा अंडर में x स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यानी -4 का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। ये बच्चे हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस का 4 प्लस का 16 प्लस का 16। और ये देखो बच्चे 16 16 32 4 36 36 का वर्गमूल 6। ये हमारा हो जाएगा मापांक वेक्टर ए बी बराबर कितना 6। अब समझिएगा, हमको चाहिए डायरेक्शन कोसाइन यानी एल एम एन। एल बराबर होता है x अपान वेक्टर r कितना है 6। एल बराबर हो जाएगा हमारा, और x कितना है -2। एक बार लिख देते हैं, यानी r हमारा वेक्टर मापांक ए बी है। तो चाहे मापांक ए बी लिखो, और ये आरे तो हम निकाले हैं, मापांक निकाले हैं। एल बराबर हो जाएगा x कितना है -2 अपान 6, 2 1 के 2 2 तिहाई 6। एल बराबर हो गया -1/3। इसी प्रकार से बच्चे अगर हम m निकालेंगे, क्या निकाल दे रहे हैं हम लोग, m बराबर हो जाएगा हमारा y अपान मापांक वेक्टर r। तो y हमारा है -4 और r कितना है a b, मतलब a b का मान कितना है 6। 4/6, 2 दूना 4 2 तिहाई 6। m बराबर हो जाएगा -2/3। m हमने यहां निकाल दिया। चले फिर n निकाल देते हैं, तो होता है z अपान वेक्टर मापांक वेक्टर r। तो z कितना है 4 अपान मापांक वेक्टर r कितना है 6। 2 दूना 4 2 तिहाई 6। n बराबर हो गया कुल मिलाकर 2/3। तो ये हमने डायरेक्शन कोसाइन बता दिया, यानी दिक अनुपात हमारा बना, सॉरी दिक कोसाइन। दिक कोसाइन बराबर हमारा हो गया -1/3 -2/3 और 2/3। अब अगला क्वेश्चन नंबर 14 समझते हैं। तो 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चे, समझिएगा ध्यान से। दर्शाइए कि i j k वेक्टर i कैप प्लस वेक्टर j कैप प्लस वेक्टर k कैप अक्षों ox oy एवं oz के साथ बराबर झुका है। ये बच्चे समझिएगा, अगर हम बात करें कोई हमारा वेक्टर o है, या कुछ मान लेते हैं एक वेक्टर हमको दिया गया है, करा ये हमारा जो वेक्टर, इसको मान लेते हैं वेक्टर ए मानते हैं। वेक्टर ए हमको दिया गया है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। समझिएगा ध्यान से बच्चे। तो करा कि आप ये दिखाइए कि ये हमारा जो है ये सभी अक्षों के साथ, मान लेते हैं ऐसा हमारा 3D डायमेंशन होता है, ये मान लेते हैं कोई वेक्टर रहा होगा, करा इसका झुकाव इसका झुकाव इसका झुकाव सभी का झुकाव दिखा दीजिए कि क्या है बराबर है। झुकाव मतलब कोण,
कोड मतलब एल एम एन, क्योंकि हम जानते हैं एल होता है कास अल्फा, एम होता है कास बीटा और एन होता है कास गामा, यानी कास अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा बीटा कास अल्फा बीटा गामा का मान आ जाए तो हमारा अल्फा बीटा गामा का भी मान हम निकाल सकते हैं। तो समझिएगा हमने पढ़ा था कॉस अल्फा बराबर एक्स अपान मापांक वेक्टर आर। इसके मापांक की आवश्यकता है, तो इसके मापांक को पहले निकाल लेते हैं। इसका मापांक हम मान लेते हैं आर है या इसी एग्जाम्पल में, तो जाएगा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जाएगा कितना हमारा कुल मिलाकर के 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 का, यानी कि सबका एक होगा, जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। इसका आ गया कुल मिलाकर के अंडर रूट 3। अब हमको चाहिए कास अल्फा कास बीटा कास गामा, तो कास अल्फा बराबर हमारा होता है एक्स अपान मापांक वेक्टर आर, और आर का काम यहाँ ए है, तो जाएगा एक्स, एक्स माने आई का गुणांक कितना है 1 अपान अंडर रूट 3। तो कास अल्फा बराबर हो गया हमारा 1 अपान अंडर रूट 3। ये बच्चे अगर कास को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कास इनवर्स 1 अपान 3, तो अल्फा बराबर हो गया हमारा कास इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 3। इसी प्रकार से निकालेंगे कॉस बीटा, तो कास बीटा बराबर हो जाएगा y अपान मापांक आर, तो y का मान कितना है 1, मापांक आर यानी a का कितना है 1 अपान अंडर रूट 3, ये भी बनेगा 1 अपान अंडर रूट 3। इसको उधर ले जाएंगे तो बीटा बराबर हो जाएगा हमारा कॉस इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 3। ठीक, इसी प्रकार से निकालेंगे कास बीटा, सॉरी कास गामा, कास गामा बराबर होता है जेड अपान मापांक वेक्टर ए, तो जेड कितना है 1 अपान मापांक वेक्टर ए कितना है अंडर रूट 3। इसको उधर पक्षांतर करेंगे तो जाएगा, उधर ले जाएंगे तो कास इनवर्स 1 अपान अंडर रूट 3। यहाँ अगर हम देखें तो सभी जो अल्फा बीटा गामा है वो हमारे बराबर है, तो हम देखेंगे कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, अतः वेक्टर ए का ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ समान झुकाव है। ठीक, अतः वेक्टर ए माने वेक्टर ए मतलब ये वाला वेक्टर आई का प्लस जे का प्लस के, अतः वेक्टर ए का ओ एक्स ओ वाई तथा ओ जेड के साथ बराबर झुकाव के साथ बराबर झुकाव है। यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 15 समझते हैं। तो 15 कह रहा है बच्चे P, या समझिए P हमको दे रहा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस माइनस के कैप, और Q दे रहा है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में अंतः बाय विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यानी कुल मिलाकर के समझिएगा P हमको दिया जा रहा है बच्चे कितना आई कैफ प्लस 2j कैफ माइनस के कैफ, और Q की अगर हम बात करें बच्चे तो Q कितना दिया जा रहा है माइनस आई कैफ माइनस जे कैफ प्लस जे कैफ प्लस के कैफ। तो कह रहा है कि समझिएगा ध्यान से, आपको ये दिखाना, यानी कोई R है तो इसको क्या करता है अंतः विभाजित भी करता है बाह्य विभाजित भी करता है, तो वही वेक्टर R हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक, तो वेक्टर R के लिए हमने पढ़ा था अंतः विभाजन के लिए, और अनुपात दिया है यम अनुपाते n बराबर, यम अनुपाते n हमको दिया है 2:1। क्या लिखेंगे अंतः विभाजन के लिए, अंतः विभाजन
अंतः विभाजन के लिए बच्चे हमने फार्मूला सीख रखा है। तो होता हमारा वेक्टर आर बराबर एम बी एम वेक्टर बी माइनस सॉरी प्लस एन वेक्टर ए अपान एम प्लस एन, ये होता है। तो यहां समझिए, यहां हमारा जो वेक्टर आर काम कर रहा है वो कैपिटल आर के निकालने के लिए कर रहा है। तो मान लेते हैं कैपिटल वेक्टर आर बराबर, ठीक, क्या समझिए, आर बराबर हो जाएगा हमारा एम, एम यानी कि अनुपात, पहला कितना दिया 2, वेक्टर बी मतलब दूसरा जो कि वेक्टर, तो पहला वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, यानी क्या हो जाएगा हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस एन, एन मतलब अनुपात कितना 1, ए मतलब पहला वेक्टर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप अपान माइनस के कैप अपान एम प्लस एन, यानी 2 प्लस 1, वेक्टर आर बन जाएगा हमारा। ये बच्चे गुणा कर देते हैं तो 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यहाँ गुणा करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आई कैप कहाँ, अच्छा हाँ, और यहाँ हो जाएगा आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपान 2 1 3, तो वेक्टर आर बन जाएगा हमारा। ये बच्चे समझेगा 2 1 3 आई, सॉरी 2 1 3 आई, तो 3/3 यानी इसे आगे अलग कर देते हैं, 3 आई अपान 3 प्लस 2 और 2 4, 4/3 जे कैप और 2 के में से 1 के घट जाएगा, बचेगा 1, 1/3 के कैप, 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा आई कैफ प्लस 4/3 जे कैफ प्लस 1/3 के कैफ। ये अंतः विभाजन हो गया। अब हमको बाह्य विभाजन भी बोला है, क्या लिखेंगे, बाह्य विभाजन। बाह्य विभाजन के लिए हमने फार्मूला सीख रखा है, एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए अपान एम माइनस एन। ये बच्चे कुछ नहीं करना है, सेम वही मान उतार देना है, बस केवल साइन चेंज करना है, तो ये सारी चीजें तो वही रहेंगी। बन जाएगा हमारा 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप माइनस 1 आई कैप 2 जे कैप और माइनस के कैप अपान 2 माइनस 1। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, बटे 1 मतलब कुछ नहीं, 2 में से 1 घटेगा 1 आएगा, बटे 1 मतलब कुछ नहीं, यहाँ जाएगा 2 आई कैप 2 जे कैप और 2 के कैप। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो साइन चेंज हो जाएगा, आई कैप माइनस 2 जे कैप और प्लस के कैप बटे 1, यहां बनेगा हमारा, यहाँ वेक्टर आर बराबर निकालिएगा। चलिए यहाँ वेक्टर आर हमारा बन जाएगा बच्चे, 2 आई में से 1 आई घट जाएगा तो आई कैप, और 2 जे में से 2 जे घट जाएगा तो 0, कहानी समाप्त इसकी, काट दीजिए इसको, और 2 के 1 और 1 3 के और बटे 1 नहीं लिखा जाता। ये बाह्य विभाजन के लिए हमारा वेक्टर आर हो जाएगा। तो हमने कुल मिलाकर क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन समझते हैं। हाँ बच्चे समझिएगा, आपके एनसीईआरटी में जो है वो आंसर कुछ और दे रहा है, ये पूरी तरीके से सही है, कहीं गड़बड़ नहीं है। समझिएगा जो हमने इसको
फर्स्ट वेक्टर और इसको सेकंड वेक्टर माना है, वो जो है इसको फर्स्ट मान लिया और इसको सेकंड। जब इसको आप फर्स्ट और इसको सेकंड मानकर सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका वही मिल जाएगा। तो हमने एक तो सॉल्व करा दिया था, इसको फर्स्ट मानकर इसको सेकंड मानकर। अब हम इसको मानते हैं फर्स्ट और इसको क्या मानते हैं सेकंड, इसी में संशोधन कर देते हैं। ठीक, देखो इससे आपका मैच कर जाएगा। फार्मूला यही रहेगा ए बच्चे। तो होता है वेक्टर बी, बी का काम कौन करेगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड माना है, हो जाएगा आई प्लस 2j और यहाँ हो जाएगा माइनस का के, और बाकी यहाँ का रहेगा आई जे के। सही तो है ना, आई जे के रहेगा। बस गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2i और यहाँ हो जाएगा 4j और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2k और बाकी यहाँ रहेगा आई जे के। तो देखो बच्चे ध्यान से, और 2i से तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3i। ठीक, तो बन जाएगा 3i और ये 4 1 5j और 2k में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा। आया बच्चे समझिएगा ध्यान से, कहीं गड़बड़ कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक है। बस यहाँ शुरुआत में सेकंड वेक्टर हमारा जो है, जो हमने यहाँ लिखा है वो माइनस आई है और यहाँ पर हम लोग माइनस बोल चुके थे। तो जब माइनस कर देंगे तो बात सही स्पेस लिख देते हैं यार, एम बी यहाँ रहेगा कितना सेकंड वेक्टर रहेगा ना वो, तो बनेगा माइनस आई और प्लस जे प्लस के कर। तो सही था सब कुछ, और यहाँ तो यही रहेगा ना, नहीं आई प्लस 2j और माइनस के। तो तब तक गुणा करेंगे हम, यहाँ हो जाएगा माइनस का 2i और बाकी सब तो सही है। अरे सही है ना, अच्छा ये गड़बड़ कर दिया था, 2j और प्लस यहाँ हो जाएगा प्लस 2k, बाकी उधर सब कुछ तो सही है ना। और यहाँ हो जाएगा 2j, यहाँ हो जाएगा माइनस का ये बच्चे तब करेंगे तो यहाँ समझिएगा, -2 में से प्लस का 1 घट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, तब ये कटेगा नहीं। -1/3i कैप, बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जोड़ेंगे 2 2 4 4/3, 2 में से घटा 1/3, सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ हो जाएगा 1/3 माइनस का। और इसी प्रकार में सेम जब करेंगे तो सेम इसमें भी यहाँ पर क्या आएगा माइनस, यहाँ भी चलेगा माइनस का 2i। ये बच्चे जो माइनस का 2i यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 1 कितना माइनस का 3i, तो कुल मिलाकर माइनस का गड़बड़ हो गया था। ठीक, बाकी सब कुछ सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 समझते हैं। तो 16 दिया गया बच्चे, p दिया 2 3 4 और q दिया 4 1 -2। करा इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले मध्य बिंदु का जो है वो आपको क्या करना है, वेक्टर बताना है। ठीक, इसका जो मध्य बिंदु उसका वेक्टर बताना है। हम क्या काम करते हैं, बोले बच्चे वेक्टर p का निकाल लेते हैं, वेक्टर q निकाल लेते हैं और इन दोनों वेक्टरों को जोड़ करके आधा कर देते हैं। तो समझिएगा बच्चे, अगर हम बात करें तो वेक्टर का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म से इसका वेक्टर बना देंगे तो वेक्टर p बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ समझिए बच्चे, वेक्टर p हमारा। और ये देखिए ये कैसे बनता है उसको भी समझ लीजिए, बता ही देते हैं। बात आइए, हमने पढ़ा था 3 डायमेंशन। ठीक, मान लेते हैं यहाँ पर ये कोई पॉइंट p रहा होगा। अब अगर हमें इस p का हमको पॉइंट पता है तो हम चाहेंगे अपने इस मूल बिंदु से तो निकाल सकते हैं ना, क्योंकि ये 0, 0 हो जाएगा और ये हमको दिया कितना 2 3 4। करेंगे क्या, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो ये x2 y2 z2 का कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या बन जाएगा 2i का प्लस 3j का प्लस 4k का, तो जाएगा 2i का प्लस 3j का प्लस 4k का। और वेक्टर q बनेगा हमारा 4i का प्लस j कैप माइनस 2k कैप। अब इन सभी इनको जोड़ करके हम क्या कर देते हैं आधा। क्या लिखेंगे, माना मध्य बिंदु का निशान, माना मध्य बिंदु
का सदिश, दो का सदिश वेक्टर आर है। हमने मान लिया वेक्टर आर है, तो बन जाएगा हमारा वेक्टर आर बराबर P प्लस क्यू का मध्य, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q का मध्य, और किसी का मध्य निकालना हो तो 1/2 से गुणा कर देते हैं या कभी 2 से भाग कर देते हैं बात से। तो वेक्टर R बराबर हो जाएगा 1/2, P कितना है बच्चे 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और Q हमारा है 4i प्लस 6j सॉरी j माइनस 2k कैप। ये बच्चे समझेगा, यहाँ हो जाएगा 1/2, ये बनेगा 4 2 6i, 3 और 1 4i और प्लस 2k। 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तिहाई 6, चलिए यहाँ हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4 2j प्लस 2 1 के 2k कैप। ये हो गया हमारा वेक्टर आर, मध्य बिंदु का जो वेक्टर आर था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 समझते बच्चे हम लोग। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो कर आप दर्शाइए ए बी सी और जिनके स्थिति सदिश वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, तो हमें दिया जा रहा है वेक्टर ए बराबर हमारा है 3i माइनस 4j प्लस सॉरी माइनस है माइनस 4k कैप। वेक्टर बी दिया जा रहा है 2i माइनस j प्लस k। अगला दिया है वेक्टर सी i कैफ माइनस 3j कैफ माइनस 5k कैफ। और कह रहा है कि दिखाइए दर्शाइए कि ए बी सी जिनके स्थिति सदिश क्रमशः 3i और 4 माइनस 4j माइनस 4k, और बी का दिया है 2i माइनस j प्लस k, और सी का दिया i माइनस j माइनस 5k एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। यानी ये जो है वो एक समकोण त्रिभुज का शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो अगर हम बात करें समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज वो होता है कि दो भुजाओं के वर्गों का योग अगर तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर निकल जाए तो हम कह सकते हैं कि ये समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। तो हम पहले बच्चे क्या काम करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे किसका, ए बी का, फिर निकालेंगे बी सी का, फिर निकालेंगे हम सी ए का, ठीक। और फिर स्क्वायर करके ये देखेंगे कि कौन कौन बराबर चल रहा है, ठीक है बच्चे। आगे हम लोग समझते हैं, या अगर वेक्टर ए बी हमको निकालना है, ए बी की डिस्टेंस है, वेक्टर ए बी निकालना है तो क्या काम करेंगे हम, क्या समझिए, इसका बनेगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। या वेक्टर ए बी बराबर बनेगा हमारा, ये बच्चे वेक्टर बी हमको दिया कितना 2i और माइनस j प्लस k, घटाने के लिए माइनस वेक्टर ए। तो वेक्टर ए हमारा है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो वेक्टर ए भी हमारा फाइनल निकल करके आएगा, 2 में से 3 घट जाएगा, ब्रैकेट ऊपर होगा तो बचेगा माइनस का i, और यहां जब करेंगे तो जाएगा प्लस का 4, प्लस के 4 में से 1 घट जाएगा तो बचेगा प्लस का 3j कैप।
ये बनेगा प्लस का 4, प्लस के 4 में एक जुड़ जाएगा प्लस का 5। अब इसका अगर हमको मैग्नीट्यूड निकालें क्योंकि हमको डिस्टेंस चाहिए, तो मैग्नीट्यूड ए बी बराबर हो जाएगा हमारा अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ए बी बराबर हमारा जो आएगा 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो कुल मिलाकर हो जाएगा 35 अंडर रूट 35 मात्रक। अब हम निकालेंगे बी सी वेक्टर, हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के वेक्टर सी माइनस वेक्टर बी। यह बनेगा वेक्टर सी कितना है आई -3j -5 के, घटाने के लिए माइनस, वेक्टर बी घटा रहे हैं, तो 2i -j प्लस के कैफ, तो घटा देते हैं, तो वेक्टर BC बराबर हमारा बनेगा, और यहाँ बच्चे अच्छा तो ये हो जाएगा हमारा -2i में से प्लस का i घटेगा तो माइनस का i, और ये प्लस का j हो जाएगा तो घट जाएगा माइनस का 2j, और ये माइनस का k तो 5 1 6 माइनस का 6k। यहाँ करेंगे BC बराबर आ जाएगा हमारा मापांक वेक्टर BC निकालेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, ये बन जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, ये 2 दूना 4, 4 1 5 6 6 36 यानी 41 हो जाएगा, 41 मात्रक। ये बन गया हमारा BC। आगे निकालेंगे हम लोग CA वेक्टर, ये बन जाएगा हमारा A वेक्टर A माइनस वेक्टर C, तो CA वेक्टर बराबर आएगा हमारा, क्या समझिए A हमारा कितना है 3i -4j -4k, घटाने के लिए माइनस i -3j -5k, तो CA वेक्टर बराबर बनेगा हमारा 3 में से 1 घटेगा 2i, और ये प्लस का 3 है माइनस का j, और ये 5 का हो जाएगा तो 4 घट जाएगा यानी प्लस का k है। निकालेंगे मापांक वेक्टर CA अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4 -1 का स्क्वायर प्लस 1 और इसका भी प्लस 1, ये बन जाएगा कुल मिलाकर के अंडर रूट 6। अब अगर हम देखें बच्चे, हमने ये बताया है कि अगर दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वो क्या होता है, जो है कि समकोण त्रिभुज होता है। यहाँ देखिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है कहाँ गया, ये BC है, तो देखते पहले BC का स्क्वायर करेंगे, BC का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जा कितना हो जाएगा 41, और उसके बाद अन्य दोनों छोटों भुजाओं का वर्गों का योग करेंगे। क्या समझे, क्या दिया है AB का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर, तो AB दिया था कितना 25, अंडर रूट 25 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25, और अंडर रूट 6 का स्क्वायर हो जाएगा 6, 35 था, 35 और प्लस 6 41 मात्र। तो हमने देखा दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर है। क्या लिख सकते हैं हम कि AB प्लस CA का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर, अतः करके आपको लिख देना है, अतः ABC जो है वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। ठीक, अतः करके लिखिए, अतः ABC एक समकोण त्रिभुज के शीर्षों का निर्माण करते हैं। दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, उसको समझ लेते हैं, बात समाप्त कर देते हैं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 और 19 की,
ये बच्चे समझिएगा 18 की बात करें, 18 की बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ट्राइंगल, ट्राइंगल ला, दो वेक्टर के ट्राइंगल ला हम लोगों ने सीखा है। इस तरीके से हमारा यहाँ पर है ए बी और सी। तो यहाँ समझिए अगर हम करना चाहें बच्चे तो ये बनेगा ए सी बराबर, अगर हम लिखना चाहें तो वेक्टर ए सी बराबर बनेगा हमारा ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। तो देखते हैं किसमें है। अगर बात करें पहला है ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर, प्लस सी ए वेक्टर। देखिए यहाँ समझिएगा ध्यान से, अगर हम सी ए वेक्टर करना चाहें ये बच्चे, अगर इसको सी ए वेक्टर लिखेंगे तो इसका साइन जैसे ही डायरेक्शन चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ बचेगा जीरो, यानी बचेगा ये इस तरीके से रहेगा, ये उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, यहाँ बचेगा जीरो बराबर ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर और प्लस सी ए वेक्टर। तो पहला ऑप्शन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर बराबर क्या है, जीरो है। ठीक है, यानी ये तो हमने देखा कि ये ऑप्शन हमारा मैच कर गया। और अगर दूसरे ऑप्शन की हम बात करें तो दूसरा दिया ए बी प्लस बी सी माइनस ए सी दे दिया है। माइनस ए सी तो कभी होगा नहीं क्योंकि प्लस इधर है। तो अच्छा मैं क्या पूछा, अच्छा इनमें से कौन सत्य नहीं है? अच्छा मैं तो पूछा कौन सत्य नहीं है। तो यहाँ समझिए पहले ऑप्शन की बात करें तो ये भी सही दिख रहा है, सही है। दूसरे की बात करें तो दिया है, यहाँ समझिए अगर इसको हम उधर लेके चले जाए तो ये बन जाएगा ए बी और प्लस बी सी वेक्टर और माइनस ए सी वेक्टर। तो यानी कि हमारा जो ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन ए था, ऑप्शन ए भी करेक्ट है और ऑप्शन बी भी सही है। फिर तीसरा ऑप्शन देखते हैं, दिया है ए बी प्लस बी सी और माइनस सी ए बराबर जीरो। यही नहीं हो सकता। यहाँ समझिए अगर ये माइनस सी ए है, इसको उधर ले जाएंगे तो प्लस का सी ए बनेगा, यानी यही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग। यानी हमारे अनुसार रॉन्ग होगा, लेकिन पूछे गए क्वेश्चन के अनुसार कौन सही होगा, यही ऑप्शन सही होगा। क्योंकि उसने पूछा था कि निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, तो जो ऑप्शन सी है वो सत्य नहीं है। बाकी ऑप्शन अगर हम बात करें डी वाले की, तो डी वाला ऑप्शन दिया गया है हमको ए बी माइनस सी बी प्लस सी ए। तो ये देखो बच्चे, अगर हम बात करें ये हमारा सेकंड वाला ऑप्शन जो था, इसी को अगर हम कर दें ये बी सी है, डायरेक्शन चेंज करके माइनस आ जाएगा, ये भी सही है। यानी पूछे गए प्रश्न के अनुसार कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, वो ऑप्शन सी। उसने कहा था इनमें से कौन सा ऑप्शन सत्य नहीं है, तो जो ऑप्शन सी है वो सत्य नहीं है, यानी वही सही हो जाएगा। चलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख होंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या समझिए, जब अगर संरेख है तो कौन सा एक कथन ऐसा है जो सत्य नहीं होगा? चार ऑप्शनों में से बताना है, यहाँ बता देते हैं उसको। चलिए पहला है कि वेक्टर बी बराबर लेम्डा वेक्टर ए, ये तो भी हमने बताया, क्वेश्चन कराया एक को। लेम्डा वेक्टर ए होगा तो ये संरेख होगा। दूसरा दिया है वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर बी, तो हो सकता है तब पर भी कोई दिक्कत नहीं है, तब पर भी संरेख हो सकता है। ठीक, ये ऑप्शन आपका यानी पहला ऑप्शन भी करेक्ट है और दूसरा ऑप्शन भी। चलिए क्या पूछा था, कौन सा कथन जो है वो इनकरेक्ट है? ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। दोनों सदिश ए और बी समान है परंतु परिणाम विभिन्न है। तो यहाँ समझिएगा ए और बी के क्रमागत घटक समानुपाती नहीं है। ये तीसरा दिया है कि वेक्टर ए हमारा जो है और वेक्टर बी जो हमारा है, इसके जो कंपोनेंट हैं ये समानुपाती नहीं है। इसके लिए भी समानुपाती हो या ना हो ये कोई मायने नहीं रखता है, तब पर भी आप क्या हो जाए कि संरेख ही रहेगा। चौथा ऑप्शन डी है, आपको कह रहा है कि यहाँ समझिए दोनों सदिश ए और बी की दिशा समान है परंतु परिणाम विभिन्न है, यही क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। यानी पूछे गए प्रश्न के अनुसार जो है वो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.2 को समाप्त कर लिया है। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन उसे नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।